साथियों नमस्कार। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो 2-3 पन्नों में ही पूरे हो जाते हैं। हम भी उनको पढ़ते समय कम महत्व देते हैं। हमने पिछले प्रश्नों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हमें ये लगता है कि इनसे तो शायद ही कोई प्रश्न अब तक आया हो, और आया भी होगा तो एक आध ही आया होगा। एक आध के लिए इतना समय क्यों खराब करना, एक आध प्रश्न को इतना महत्व क्यों देना। इससे बढ़िया तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उससे 3-4 प्रश्न मिलेंगे। आज हम ऐसे ही टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं जिनमें लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न हैं, जिनको हम कम महत्व देते हैं या जिनके लिए हमारे पास में समय कम रहता है। आज अपना विषय होगा निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और सतत मूल्यांकन। आइए प्रारंभ करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण में लिखा हुआ उपचार शब्द चिकित्सा के क्षेत्र से लिया गया है। जिस प्रकार से बीमार होने पर हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक पर्ची पर जांच लिखता है और उसको हम डायग्नोस्टिक सेंटर पर ले जाते हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर निदान या जांच कहलाता है। चिकित्सक ने पर्ची पर लिखा, निदान के लिए लिखा, जांच के लिए लिखा, और जांच के बाद में, निदान के बाद में किया जाता है उपचार। पहले हमारे रोग का निदान हुआ, हमारे रोग की जांच हुई और जांच के बाद में किया गया उपचार। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बालक की न्यूनता को जांच करके, बालक की न्यूनता का निदान करके बालक का उपचार किया जाता है। उच्चारण संबंधित अशुद्धियां हैं, भाषा संबंधित अशुद्धियां हैं, उनको निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उनका निदान किया जाता है। उन त्रुटियों को, उन कमियों का निदान किया जाता है, उन कमियों की जांच की जाती है। जांच के बाद में उसी प्रकार का उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण बालक के लिए क्यों देना चाहिए? ये रीट पात्रता 2022 में पूछा गया प्रश्न है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण, संपूर्ण पाठ्यक्रम से आधारित प्रशिक्षण के लिए, या फिर कक्षायाम सामूहिक शिक्षण, कक्षा में सामूहिक शिक्षण के लिए, या फिर बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम, बालक की न्यूनता का परिष्कार करने के लिए शिक्षण देना, अथवा अंतिम बिंदु है निदानात्मक परीक्षण उपरांत, निदानात्मक परीक्षण के उपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम, बालक की न्यूनता में परिष्कार करने के लिए, न्यूनता में सुधार करने के लिए शिक्षण देना। इनमें से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण है, कौन से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए उपचारात्मक शिक्षण लागू नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में की गई अशुद्धियों के लिए, भाषा, बोली, लिखने से संबंधित त्रुटियां, इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक नहीं होगा, एक साथ सबका उपचार धीमी गति से संभव है। बालक से न्यूनता परिष्काराय शिक्षण, बालक की न्यूनता के लिए निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और अंतिम बिंदु है अपने पास में निदानात्मक परीक्षण उपरांत, निदानात्मक परीक्षण के बाद बालक से न्यूनता परिष्काराय, बालक की न्यूनता में परिष्कार करने के लिए, सुधार करने के लिए शिक्षण देना। यही उपचारात्मक शिक्षण है। जिस प्रकार से डॉक्टर ने पर्ची लिखी, डायग्नोस्टिक सेंटर पर गए, वहां हमारा निदान हुआ,
जांच हुई और जांच के बाद में उपचार किया गया, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उपचारात्मक शिक्षण लागू है। पहले निदान होगा, निदान के बाद में उपचार होगा। फिर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य से, उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है? छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई का निवारण करना। पढ़ने में, उच्चारण में, भाषा में कोई व्यक्तिगत कठिनाई आ रही है, उसका निवारण इसके माध्यम से होता है। समय की बचत होती है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कठिनाइयों का निवारण जब होता जाएगा तो बालक की विषय में रुचि बढ़ेगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। कक्षा में सामूहिक शिक्षण के लिए प्रेरित करना, इसके माध्यम से कक्षा में सामूहिक शिक्षण हो, इसके लिए प्रेरणा दी जाती है। बालक की न्यूनता का परिष्कार करके शिक्षण कराना, बालक में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी त्रुटियां करता है, उनकी जांच होगी और जांच के बाद में उनमें सुधार होगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, उपचारात्मक शिक्षण लागू कैसे होगा? छात्र के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। छात्र का स्तर प्राथमिक का है, उच्च प्राथमिक का है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जैसा स्तर है उसी प्रकार से बालक का उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। एक निश्चित समय बाद यथा 7 दिन 10 दिन छात्र को प्रगति की जानकारी होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कितना सुधार आया, वो सुधार बालक को ध्यान में रहना चाहिए। उच्चारण से संबंधित बालक अशुद्धियां कर रहा है तो हर 7 दिन बाद में बालक से वही शब्द बुलवा करके हम जांच कर सकते हैं। यदि लिखित अशुद्धियां हैं, लेखन के क्षेत्र में है, तो जिन शब्दों को आज अशुद्ध लिख रहा है उनको 7 दिन बाद फिर से लिखवा करके हम देखें तो निश्चित समय बाद बालक को प्रगति की जानकारी हो, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्र के साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के समय छात्र के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि वो उसी स्थिति में है, 7 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं है, तो भी नकारात्मक व्यवहार नहीं करें। उसको गधा नहीं कहें, उसको मूर्ख नहीं कहें, उसको दुष्ट नहीं कहें, उसको ये नहीं कहें कुछ नहीं आता, तू पढ़ नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ा है गाँव में, तू भी नहीं पढ़ेगा, इस प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं कहें। उपचारात्मक शिक्षण में अच्छी बातों पर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। कुछ अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी स्थिति की ओर जा रहा है, कुछ सुधार हमें दिखाई देता है तो सकारात्मक पुनर्बलन दे। जैसे बहुत जल्दी सीख जाएगा, बहुत अच्छा लिख रहा है, पहले से बहुत अच्छा सुधार है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाकी के छात्रों के बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखेगा, इस प्रकार का सुधार भी पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक अभ्यास माला नाम निर्माण प्रक्रिया। उपचारात्मक अभ्यास माला के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से त्रुटियों की, अशुद्धियों की जांच की जाएगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए पृथक अभ्यास माला तैयार होगी। जैसे बालक अक्षय को लिखने में, बालक विद्यालय को देह में लिखने में अशुद्धियां कर रहा है तो पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, इनसे संबंधित लिखवा करके देखा जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कि दोनों ही अक्षर अशुद्ध लिख रहा है। अक्षय के लिए अलग अभ्यास माला होगी, देह के लिए अलग से अभ्यास माला बनानी होगी। एक त्रुटि के लिए अनेक प्रकार की अभ्यास माला का निर्माण करना। अक्षय से संबंधित त्रुटियां हैं तो अनेक प्रकार की अभ्यास मालाओं का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण सूत्रों के अनुसार अभ्यास माला का निर्माण करना। जो शिक्षण सूत्र हमारे लिए निर्धारित हैं उनके आधार पर अभ्यास माला होनी चाहिए। हम अपने मन से अभ्यास माला नहीं बनाए। अभ्यास माला परिवर्तनीय होनी चाहिए। जो अभ्यास, जो प्रश्न, जो अशुद्धि दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां काम में ले रहे हैं, वे अभ्यास परिवर्तन के योग्य होने चाहिए। एक बार जो लिख दिया वो सही है ऐसा नहीं है। यदि हमें लगता है कि कठिन है, इनमें सुधार और होना चाहिए, तो उनमें परिवर्तन हमें करना चाहिए। फिर से देखिए प्रश्न, शिक्षक है छात्र से न्यूनताम विज्ञाय। शिक्षक छात्र की न्यूनता को विज्ञाय जान करके
तस्य परिमार्जनम करोति, उसका परिमार्जन करता है, उसमें सुधार करता है। तदा तब शिक्षक है, शिक्षक अत्र यहाँ इस स्थिति में छात्र की न्यूनता को जान करके उसका परिमार्जन करता है। इस स्थिति में कस्य शिक्षण से प्रयोगम करोति, किस शिक्षण का प्रयोग करता है। पहले छात्र की न्यूनता को जाना तो ये निदान हो गया। डॉक्टर के पास में हम गए, हमारे लिए पर्ची लिखे कि निदान करा के लाओ, जांच करा के लाओ, तो जांच हमारा निदान हो गया। और उसका परिमार्जनम करोति, उसको दूर करता है, तो वो हो गया उपचार। जांच उपचार, निदान उपचार। शिक्षक ने पहले निदान किया, निदान के बाद में उपचार किया, तो ये दोनों है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्राणाम व्यक्तिक काठिन्य निवारणम, छात्रों के व्यक्तिगत कठिनताओं को दूर करना। उपचारात्मक तभी ही होगा, कठिनताओं को दूर करेंगे तो। समय से लाभ है, समय का लाभ हो। विषय में प्रति रुचि उत्पादनम, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कठिनाइयां दूर होंगी, समय बचेगा, तो बालक की विषय के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धायाः उत्पादनम, अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना। ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। ये भी रीट में पूछा गया है। भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा, भाषा परीक्षा के उत्तरों को देख करके षष्ठी कक्षायाः अध्यापिका, छठी कक्षा की अध्यापिका ने अवगच्छति जान लिया, यत कि छात्राणाम प्रदर्शनम, छात्रों का प्रदर्शन समीचीनम नास्ति, उचित नहीं है। इति अनंतरम सा, इसके लिए वह अन्यस्याः परीक्षायाः रचनाम कृत्वा, अन्य परीक्षा की रचना करके ताम नियोजयति, उनको लगाती है। अन्य परीक्षा की रचना करके उनको लगाती है। ईदृशी परीक्षा का कथ्यते, ऐसी परीक्षा क्या कही जाती है। इस प्रकार की परीक्षा को क्या कहा जाता है। एक अध्यापिका ने टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद में बालकों के उत्तर देखे, उत्तर देखने के बाद में लगा कि बालकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इति अनंतरम सा, इसके बाद में सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनाम कृत्वा, दूसरी परीक्षा की रचना करती है। प्रथम परख लिया, अर्धवार्षिक परीक्षा की कापियां देखी, कापियों को देखने के बाद लगा कि जैसा मैंने पढ़ाया उसके अनुसार बालकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इस परीक्षा के बाद में, अर्धवार्षिक की परीक्षा के बाद में, एक अन्य और परीक्षा अध्यापिका लेती है। यह परीक्षा क्या कही जाती है, इस परीक्षा को क्या कहते हैं। संचयात्मक, रचनात्मक, योगात्मक या निदानात्मक परीक्षा। इस परीक्षा को निदानात्मक परीक्षा कहेंगे। पहली परीक्षा में बालकों का स्तर ठीक नहीं था, तो बालकों का स्तर ठीक क्यों नहीं है, बालकों के अभ्यास में कौन कौन सी त्रुटियां रह गई है, कौन कौन सी अशुद्धियां बालक काफी में कर रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी, उनका निदान किया जाएगा। पहले निदान होगा, त्रुटियों के कारण जाने जाएंगे, और उसके बाद में उपचार होगा। निदानात्मक परीक्षणोपरांते, निदानात्मक परीक्षण के बाद में बालकस्य न्यूनता परिष्काराय, बालक की न्यूनता की परिष्कार के लिए, बालक की न्यूनता को दूर करने के लिए शिक्षक है, शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कारयति, विशेष शिक्षण कराता है। तस्य नाम किम, उसका नाम क्या है। निदानात्मक परीक्षण के उपरांत बालक की न्यूनता का परिष्कार करने के लिए, न्यूनता में सुधार करने के लिए शिक्षक है, शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कारयति, विशेष शिक्षण कराता है। तस्य नाम किम, उसका नाम क्या है।
बालक का निदानात्मक परीक्षण हो गया, बालक की जांच हो गई कि इस प्रकार की अशुद्धियां हैं तो उनको दूर करने के उपाय ढूंढे जाएंगे, उसे कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ये इसका उत्तर है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्यम कीदृशम भवेत। उपचारात्मक शिक्षण में उपचार कार्य कैसा होना चाहिए। परिवार से एक व्यक्ति बीमार होकर के डॉक्टर के पास चला गया तो इलाज उस व्यक्ति का किया जाएगा, जो बीमार है साथ गया है उसका भी नहीं होगा और परिवार का इलाज भी नहीं होगा। उसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में जो छात्र अशुद्धियां कर रहा है उसी का उपचार होगा, उसी को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। स्तर भी उसी के अनुसार होगा। छात्र स्तरानुसारम, छात्र के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकने प्रश्नाः भवन्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा निदानात्मक परीक्षण, इसके बाद में हो गया उपचारात्मक शिक्षण। अब हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकने प्रश्नाः भवन्ति, मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं। साथियों, जब हमें मूल्यांकन के प्रश्न, मूल्यांकन की प्रविधियां देखते हैं तो दो ही भागों में बांटा गया है वहां पर, परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। दो ही प्रविधियां हैं मूल्यांकन की। अभी इन दो प्रविधियों की ये तीन भाग हैं। जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रश्न ऐसे लगा था उनको कि इसमें बोनस मिलना चाहिए, प्रश्न ही गलत है या ऑप्शन गलत है। जिन्होंने ठीक प्रकार से पढ़ा था उनको ये भी समझ में आ गया परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधियों के दो भाग हैं और इन दोनों के ये तीन भाग हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक के तीन भाग हैं, तो तीनों ही पक्षों से संबंधित मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं। ये सब हमारे पढ़े हुए हैं, इनको फिर से हम व्यवस्थित समझेंगे। मूल्यांकन की प्रविधियां दो प्रकार से है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। पहली प्रविधि का नाम है परिमाणात्मक और दूसरी का नाम है गुणात्मक। इसके हिसाब से प्रविधियां दो ही होनी चाहिए, वहां तीन दी गई हैं तो तीन कैसे हैं। परिमाणात्मक के दो भाग हो गए, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित और ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। ये परिमाणात्मक के दो भाग हो गए। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित मूल्यांकन प्रविधियां दो प्रकार की हैं, मौखिक और लिखित परीक्षा। फिर मूल्यांकन प्रविधि का दूसरा भाग है गुणात्मक प्रविधियां। गुणात्मक प्रविधियां पांच प्रकार। गुणात्मक प्रविधियों के निम्न भाग है, प्रायोगिक परीक्षा है, निरीक्षण है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, मत सूची है, क्रम निर्धारण है और संचित अभिलेख है। परीक्षा में क्रियात्मक पूछ लिया गया, परीक्षा में ज्ञानात्मक पूछ लिया गया और परीक्षा में भावात्मक पूछ लिया गया। यहां गुणात्मक प्रविधियों में भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं, शेष भावात्मक प्रविधियां हैं ये। तो अब फिर से देखिए, परीक्षा में पूछा गया क्रियात्मक, परीक्षा में पूछा गया ज्ञानात्मक और परीक्षा में पूछा गया भावात्मक। ज्ञानात्मक क्रियात्मक परिमाणात्मक प्रविधियां हैं। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ये दोनों परिमाणात्मक है, जबकि भावात्मक गुणात्मक है। फिर हम देखेंगे इनके भी यदि आगे के भाग से संबंधित प्रश्न आता है तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित, हमारे नॉलेज से, हमारे ज्ञान से संबंधित,
मौखिक परीक्षा हम देते हैं और लिखित परीक्षा देते हैं, इसी से हमारे ज्ञान की जानकारी होती है। 6 में कितना ज्ञान आया, 7 में कितना पढ़ा, उसका स्तर क्या रहा। गुणात्मक हम में कौन कौन से गुण आ गए, पढ़ने से कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से गुण हमने ग्रहण किए। तो हमारे गुणात्मक परीक्षाएं, गुणात्मक मापन, गुणात्मक प्रविधियां किस प्रकार से हैं। गुणात्मक प्रविधियों को हम कहेंगे भावात्मक प्रविधियां। परिमाणात्मक ना और लिखना है बीच में। परिमाणात्मक प्रविधियां, परिमाणात्मक प्रविधियों के द्वारा हमारे परिमाण की जानकारी ली जाती है। जैसे परिणामात्मक प्रविधियों के द्वारा हमारे परिणाम की जानकारी ली जाती है। जैसे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित और ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हमें क्या क्या आता है, उसका परिणाम क्या रहा। 1 साल की मेहनत की, 2 साल की मेहनत की, उसका परिणाम क्या रहा। 2 प्रकार से जांचते हैं, क्रिया के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से यदि उनकी जांच होगी तो मौखिक और लिखित परीक्षा हमें देनी पड़ेगी। फिर गुणात्मक प्रविधियां, यदि हमें गुण हमारे जांच करने हो तो वो हमारे भाव पक्ष से संबंधित होंगे। इन गुणों की जांच प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा हो सकती है। भावात्मक प्रविधियों की जांच प्रायोगिक परीक्षा द्वारा हो सकती है। हमारा निरीक्षण करके हमारे गुणों की जांच की जा सकती है। हमारा इंटरव्यू लिया जा सकता है, प्रश्नावली दे सकते हैं, मत सूची दे सकते हैं, क्रम का निर्धारण करवाया जा सकता है और संचित अभिलेख हो सकता है। साथियों फिर से देखो, परिमाणात्मक प्रविधियों के 2 प्रकार है, क्रियात्मक और दूसरा प्रकार है ज्ञानात्मक। इनकी जांच कैसे करेंगे, हमारा परिणाम क्या रहा, तो लिखित क्रिया के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से 2 प्रकार हो सकते हैं, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। यदि गुणों की जांच करनी हो तो वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इसमें प्रायोगिक परीक्षा है, निरीक्षण है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, मत सूची है, क्रम निर्धारण है और संचित अभिलेख है। 3 पक्ष हो गए। 3 पक्ष हो गए हमारे। क्रियात्मक और ज्ञानात्मक विपरीत प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं हम। क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, और तीसरा पक्ष हो गया अपने पास में गुणात्मक। क्रियात्मक और ज्ञानात्मक हमारे परिणाम से संबंधित है, तो परिणामात्मक प्रविधियों में माना जाएगा। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और तीसरा पक्ष है भावात्मक। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। भावात्मक हमारे गुण से संबंधित है तो इसको माना जाएगा गुणात्मक। मूल्यांकन प्रविधियां 2 प्रकार की हैं, परिणामात्मक और दूसरा है गुणात्मक। परिणामात्मक के 2 भाग हैं, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। गुणात्मक का एक ही भाव है, भावात्मक। परिणामात्मक, इसके माध्यम से हमारे परिणाम की जांच की जाती है। गुणात्मक, इसके माध्यम से हमारे गुणों की जांच की जा सकती है। ये क्रिया और ज्ञान पक्ष से संबंधित है, ये भाव पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक की जांच यदि की जाएगी तो पहली परीक्षा होगी मौखिक और दूसरी का नाम होगा लिखित। यदि भावात्मक की हमें जांच करनी है तो इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे साक्षात्कार है, क्रम निर्धारण है, कर्म निर्धारण है, फिर संचित अभिलेख है, कुछ और रह गए, प्रायोगिक परीक्षा, निरीक्षण, प्रश्नावली, प्रायोगिक परीक्षा, प्रश्नावली, माध्यम आदि। अब जो हमसे परीक्षा में पूछा गया
इन तीन के लिए ही पूछा गया है। यही है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। पढ़े हमने प्रारंभ से तीन है प्रविधियां, दो प्रकार की हैं, परिणामात्मक और गुणात्मक। इसके इन दोनों को मिलाकर के तीन भाग हैं और यही हमसे पूछा गया था। संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण की मूल्यांकन में प्रश्न होते हैं, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। ये दो इकट्ठे हैं। ज्ञान और क्रिया ये हमारे परिणाम से संबंधित हैं, ये हमारे परिणाम से संबंधित हैं, जबकि भावात्मक परीक्षा हमारे गुण से संबंधित है। इन्हीं को तीनों पक्षों से संबंधित मान करके यहाँ उत्तर माना गया है उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। JW राइटस्टोन महोदय ने एक परिभाषा दी है। मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग मापन धारणा के परंपरागत निरीक्षण और परीक्षण की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से किया गया है। मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधित परिवर्तन और शैक्षिक कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों के ऊपर बल दिया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के साथ में छात्र की वृत्ति, रुचि, आदर्श, चिंतन, दृष्टि, कार्य, व्यक्तिक और सामाजिक अनुकूलता भी निहित है। परिभाषाएं हम बदल नहीं सकते, बदलने के लिए उनको ही धरती पर आना पड़ेगा। जैसा उन्होंने किया है, कहा है, वैसे की वैसे हमें याद रखनी पड़ती है और उसी से उत्तर निकालना पड़ता है। डेप्सी नाम की संस्था ने कहा, डेप्सी नाम की संस्था की पत्रिका ने कहा, मूल्यांकन में छात्रों की प्रगति की परीक्षा के लिए व्यापक, विस्तृत और सर्वकालिक अध्ययन संभव होता है। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन एक व्यापक पद है जिसमें मापन और निरीक्षण दोनों कार्य निहित है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी पक्ष सम्मिलित हैं। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा बालकों के व्यवहारिक परिवर्तनों की परीक्षा की जाती है। वास्तविक परिवर्तन क्या आए बालक में, इनकी जांच मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। जैसे पंचतंत्र को जब लिखा गया तो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखा गया। पंचतंत्र पढ़ने के बाद में उन राजकुमारों में क्या परिवर्तन आए, यही मूल्यांकन है। हमें साल में एक बार परीक्षा ले, 2 साल में एक बार परीक्षा ले, वह मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन सतत चलता है, पढ़ाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, समझाते जाते हैं और साथ साथ में उनकी जांच भी होती रहती है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की निष्पत्ति का मापन करना ही नहीं, अपितु मूल्यांकन के दौरान छात्र का परिष्कार भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, साल भर हमने पढ़ाया, बालक ने कक्षा 10 पास की, बालक की अंक तालिका आ गई, तो ये साल में केवल एक ही बार मापन हुआ और वो मापन भी हुआ निष्पत्ति का, छात्र में कितना सुधार आया ये एक ही बार हमने देख लिया। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है जब छात्र में हम छात्र को सिखाया जा रहा है उस समय उसमें सुधार भी करते रहना है, सिखाते भी रहना है और उसमें सुधार भी करते रहना है। उसी को कहा जाता है परिष्कार, सुधार करना और अच्छा बनाना। तो सिखाने के साथ साथ सुधार करते रहना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है साल के अंत में या एक निश्चित समय सीमा के बाद में जांच करना कि बालक में कितना अंतर आया, यह उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है जब हम सिखा रहे हैं उसमें सुधार का प्रयास, सिखा रहे हैं तो सिखाने के साथ साथ में सुधार भी करते रहना।
मूल्यांकन छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत होता है। परीक्षा में छात्र की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा ले सकते हैं, छात्र के ज्ञान की स्तर की जांच कर सकते हैं और कार्य शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। बौद्धिक क्षमता क्या है, उसका विकास क्या है, ये जांच सकते हैं। छात्र का नॉलेज कैसा है, छात्र का ज्ञान क्या है, ये जांच सकते हैं। और छात्र के काम करने की शक्ति कितनी है, इसकी भी जांच हो सकती है। 6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, 2 कर सकता है, 10 कर सकता है। लेकिन मूल्यांकन में छात्र की स्थिति के कारणों में परिष्कार के उपायों पर विचार किया जाता है। बालक की ऐसी स्थिति क्यों हुई, छठी कक्षा में आ गया और इसको पढ़ना क्यों नहीं आया, उन स्थितियों पर विचार किया जाएगा और उन स्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बालक के मन में भय है, बालक को लिखने में समस्या है, बालक पेन से नहीं पेंसिल से अच्छा लिख सकता है, इस प्रकार की स्थितियों को देखा जाता है और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियां हमने पढ़ ली हैं। मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति, मूल्यांकन यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जिन प्रश्नों को बिल्कुल कमजोर मान के छोड़ रहे थे, जिन टॉपिक्स में ये लगता था कि प्रश्न ही नहीं आएंगे, उन्हीं से 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पात्रता में केवल हम इन प्रश्नों को पढ़कर बैठते हैं, इनकी व्याख्या भी पढ़ करके बैठ जाते हैं, तो पात्रता तो पास हो जाती, कोई बड़ी बात आएगी नहीं। सर्वे अध्यापकाः छात्रस्य व्यवहारम् आचरणम् अध्ययनं च परीक्ष्य स्वाभिमतम् अंक रूपेण लिखन्ति। सर्वे अध्यापकाः सभी अध्यापक छात्रस्य छात्र के व्यवहारम व्यवहार, आचरणम आचरण, अध्ययनं च और अध्ययन का परीक्षण करके स्व अभिमतम, यहां से अलग कर लेंगे, अपने अपने अभिमत का अंक रूप, अपना अपना अभिमत अंक के रूप में लिखते हैं। लिखन्ति लिखते हैं। छात्र है छात्र सर्वदा हमेशा, छात्र हमेशा अध्यापक से निरीक्षणे भवति, अध्यापक के निरीक्षण में होता है। अस्याम प्रक्रियायाम, इस प्रक्रिया में छात्र से मूल्यांकनम भवति, छात्र का मूल्यांकन होता है। सभी अध्यापक छात्र के व्यवहार को, आचरण को और अध्ययन को परीक्षे जांच करके, किसी भी छात्र का व्यवहार की जांच की, आचरण की जांच की और उसके अध्ययन की जांच कर ली और अपने मत का उल्लेख अंक के रूप में किया। जैसे 10 नंबर के व्यवहार के अंक थे, तो 10 में से 5 नंबर दिए, 7 दिए, 9 दिए। इसी प्रकार आचरण के नंबर 20 नंबर के थे, आचरण की जांच 20 में से अंक दे करके करने थे, तो 20 में से 15 दे दिए, 20 दे दिए। अध्ययन की जांच के लिए भी परीक्षा ली गई, अध्ययन की जांच के लिए भी अंक निर्धारित किए गए, उनमें से अंक दे दिए। तो सब अध्यापकों ने अपना अपना मत अंक के रूप में दिया। छात्र हमेशा ही अध्यापक के निरीक्षण में रहता है, अध्यापक उस छात्र का निरीक्षण करता ही रहता है। यह अलग है कि बालक को पता नहीं चलता। अस्याम प्रक्रियायाम छात्र से मूल्यांकनम भवति, इस प्रक्रिया में छात्र का मूल्यांकन होता है। तो यह सतत मूल्यांकन होता है। इसमें देखिए, सामयिक मूल्यांकन, सामयिक परख जिनको हम कहते हैं, 3 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने, एक अंतर निश्चित होता है, एक समय निश्चित होता है। वार्षिक मूल्यांकन हम साल में एक ही बार लेते हैं, वो वार्षिक है। फिर है मौखिक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षाएं इसमें आती हैं। यहां पर बालक का सब प्रकार का मूल्यांकन किया गया है। बालक के व्यवहार से संबंधित अंक है, ये पहले प्रकार का मूल्यांकन था। बालक के आचरण से संबंधित अंक है और बालक के अध्ययन से संबंधित अंक है। 3 बातों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बालक का व्यवहार कैसा है, बालक का आचरण कैसा है, बालक का अध्ययन कैसा है। सामयिक और वार्षिक परीक्षा में हम केवल अध्ययन का ही मूल्यांकन करते हैं, अध्ययन की ही परीक्षा लेते हैं।
मौखिक परीक्षा में से इनमें से कुछ एक इनमें से संभव हो सकता है। व्यवहार की ले ले, बालक के आचरण की ले ले, बालक के अध्ययन की ले ले। मौखिक परीक्षा में कुछ गुंजाइश रहती है, लेकिन मौखिक परीक्षा सतत नहीं होती। मौखिक परीक्षाएं भी हम अर्धवार्षिक और वार्षिक के साथ ही लेते हैं, टेस्ट के साथ में भी कुछ जगह ऐसा संभव है। सतत मूल्यांकन में ये हमेशा ही चलता रहता है। व्यवहार की, आचरण की, अध्ययन की ऐसी परीक्षाएं होती ही रहती हैं। बालक से मूल्यांकनम होती, बालक का मूल्यांकन होता है वर्षे केवल मेक वारम, वर्ष में केवल एक बार, ये वार्षिक है। वर्ष में त्रिवारम, 3 बार, तो ये 3 टेस्ट हम लेते हैं, ये सामयिक हो सकती है। वर्ष द्विवारम, ये अर्धवार्षिक हो सकती है, वर्ष में 2 बार। और सततम, लगातार, निरंतर। अर्धवार्षिक 2 बार, इसका अर्थ है सेमेस्टर 6 महीने की एक परीक्षा, 6 महीने की एक परीक्षा, हर 6 महीने में परीक्षा, वो अर्धवार्षिक है। और वर्षे केवलम एक बारम, वर्ष में केवल एक बार, साल में एक बार ली जाने वाली परीक्षा, वो हमारी भी हो सकती है, वो उच्च शिक्षा में भी हो सकती है। 3 बारम, वर्ष में 3 बार, तो हर 3 महीने के बाद में एक परीक्षा, सामान्य रूप से इनको हम टेस्ट कहते हैं। और सतत मूल्यांकन हमेशा ही सतत होता है। ये 3 परीक्षाएं हैं, ये मूल्यांकन है जो सतत होगा, निरंतर होगा। सतत मूल्यांकन में शिक्षक से मुख्य कार्यम किम भवति, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। मूल्यांकन शिक्षक कर रहा है तो क्या भाषण देगा, क्या केवल सुनता रहेगा अथवा पढ़ाता ही रहेगा, या फिर सब मत अभिलेखनम, अपने मत का अभिलेखन करेगा, अपने मत को लिखेगा। एक अध्यापक बालक का मूल्यांकन कर रहा है तो वो लिखता रहता है कि बालक के व्यवहार में सुधार आया, बालक के आचरण में सुधार आया, बालक की बोली भाषा में अंतर आया। लेकिन 2 ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा है और ज़्यादा चाहिए। बालक के रहन सहन में सुधार की अधिक आवश्यकता है। बालक जिन कपड़ों को पहन करके आता है उनका स्तर और ठीक करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अपना मत लिखता ही रहता है। वो शब्द हो सकते हैं, वो अंक हो सकते हैं। तो सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है अपने मत को लिखना। पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापितुम शक्यते, पूर्ण रूप से बालक के व्यक्तित्व को माप सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, सब प्रकार की बालक की बातों की जांच कर सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। क्योंकि 3 उदाहरण अभी प्रश्न में ही देख लिए हमने। अपने अपने मत का अभिलेख करना, तो बालक का व्यवहार माप सकते हैं, बालक का आचरण माप सकते हैं, और बालक का अध्ययन माप सकते हैं, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य माप सकते हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी इससे माप सकते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कर सकते हैं। मित्रों, 3 टॉपिक पूरे हैं अपने। पहला हमने पढ़ा था निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण, और उसके बाद में सतत मूल्यांकन। अब जो शेष है वो मौखिक परीक्षा है, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार हैं, और हम शिक्षण विधियों में अंत की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षण से संबंधित, चैनल से संबंधित या पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हों तो आप इन नंबर पर भेजिएगा 9928946539। आपका स्वागत है। ये संस्कृत सरला का द्वितीय संस्करण है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ के साथ में व्याख्या दी गई है। 2009 से 2023 तक के प्रश्न है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के प्रश्न है। तीनों प्रकार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी। रीट के प्रश्न है 2021-22, रीट पात्रता के प्रश्न है। एक संपूर्ण
पुस्तक जिसमें लगभग पिछले वर्षों के सभी प्रश्न पत्र समाहित हैं। ऐसा आप सबके सुझाव के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया है। सहयोग समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।